गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? मेरा वीडियो क्लियर है आप लोगों के पास? मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियर है? जी बिल्कुल, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है ईएमआरएस का जो पीजीटी का पेपर अभी हुआ है 16 दिसंबर को, उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस कैसे थे, और मेन इंपॉर्टेंट बात जब ये होती है कि जब भी आप किसी पेपर का सॉल्यूशन करो तो आपको ये समझना होता है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, पेपर बनाने वाला क्या देखता है, क्वेश्चन में क्या देखता है, कैसे क्वेश्चन वो डालता है, और क्या वो चीज जो वो चाहता है वो क्या है, और वो चीज आपने अभी तक प्राप्त की या नहीं की। मतलब ऑब्वियसली बात है, हर एग्जामिनर जो है जो पेपर बनाता है उसकी कोई ना कोई तो सोच होती है, ना कोई ना कोई विचार होता है, वो क्या चाहता है स्टूडेंट से। पेपर बनाने वाला स्टूडेंट से क्या चाहता है, किस टाइप के क्वेश्चन की वो डिमांड करता है, या किस टाइप की नॉलेज की वो डिमांड कर रहा है। ये तो तय बात है, पेपर का पैटर्न तो यही तो दर्शाता है ना, यही तो समझना होता है ना कि पेपर बनाने वाला जो है वो क्या चाह रहा है, क्या चीज आपको बेहतर बनानी है। एक जो सबसे कॉमन चीज जो मैं देखता हूँ किसी भी पेपर, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, किसी का पेपर हो, एक जो बेसिक्स होते हैं ना उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेसिक के ऊपर, बेसिक का मतलब एक परवलय दे दिया, एक रेखा दे दिया, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए, ठीक है, एक दिग्वर्त दे दिया, उसकी उत्केंद्रता बताइए, उसकी नाभि बताइए। ये तो बहुत बेसिक बातें जो होती है ना, बहुत बेसिक बेसिक, इस पे अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। यानी लगभग लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक, उनमें ज्यादा ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत आपको डुबकी लगानी है, बहुत गहराई से जाके सवालों का ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, बेसिक क्लियर है आपका, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को 50% क्वेश्चनों को इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी भी आप देखिए ईएमआरएस का पेपर अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको खुद से एहसास हो जाएगा कि आराम से लगभग लगभग 50% के आसपास पेपर जो होता है वो बेसिक पे बना होता है। हाँ ऑब्वियसली बात है, एडवांस भी क्वेश्चन होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी होते हैं, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन शायद 10 से 15% मिलेंगे आपको। यानी अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 10-15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बहुत एडवांस लेवल के होंगे, 10-15 ही, और वो आप छोड़ भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबके आराम से हो सकते हैं, अगर किसी ने भी अपने कंसेप्ट ठीक किए हुए हैं, किसी ने भी हर चीज को थोड़ा सा रुक के ठहर के समझा हुआ है। जैसे दिग्वर्त को आप पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक, ऐसे पढ़ के ऊपर से निकल गए। ऐसे नहीं, रुक के देखा, समझा कि समीकरण में क्या खास बात है। जब समीकरण ऐसा होता है तो नाभियां कहाँ होती है, नियता कहाँ होती है, ये समीकरण ही क्यों आता है, हर छोटे छोटे सवालों के साथ उसको समझा है, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाना। कंसेप्ट बनाने में ये नहीं आता कि ऊपर ऊपर के निकल गए और एक टॉपिक पकड़ा, उसमें 5 क्वेश्चन निकाल लिए या 20 क्वेश्चन निकाल लिए, कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट ऐसे नहीं होता। कंसेप्ट तब बनता है जब आपके पास ठहराव होता है। ठहराव समझते हैं ना, एक टॉपिक में आपने 10-15 दिन दिए, 10-15 दिन उसमें झांके और हजार तरह के डाउट पैदा किए और उनको ठीक किया। यही क्यों, ऐसा ही क्यों, इसको ऐसा कर दे तो क्या हो जाए, वैसा कर दे तो क्या हो जाए। ऐसे सवालों के साथ किसी टॉपिक के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपके कंसेप्ट बनते हैं। वरना तो ऊपर का ऊपर पढ़ा और ऊपर के ऊपर निकल गए, कंसेप्ट नहीं बने, बस कुछ सवाल आपने किए, बस काम हो गया, लेकिन वो गहराई नहीं पकड़ पाए आप, और ये फिर आपको पेपर में दिक्कत देता है। ठीक है, चलिए आ जाओ, अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ समझ में भी आ जाएगा। और एक चीज और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, चाहे किसी भी पेपर हो, हर पेपर में मैं कहता हूँ आपके लायक पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन लगातार नहीं मिलेंगे। लगातार नहीं मिलेंगे, आपको अपने क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। पेपर एक मिक्स पेपर होता है, उसमें लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं, टफ क्वेश्चन भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सारा कॉकटेल बना हुआ होता है, मिक्स किया हुआ होता है। आपको अपने क्वेश्चनों पे जा जाके ढूंढ ढूंढ के उनको करना पड़ता है। अगर आप अपने क्वेश्चनों को टारगेट करना नहीं जानते हैं और सही ढंग से पहचान नहीं पाते कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है, तो फिर इसका मतलब है आपने पढ़ते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा, अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान नहीं रखा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस है। जो कोई, अगर आप कोई क्वेश्चन देख के पहचान नहीं पा रहे हो कि ये मुझे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब तो बड़ी कमी रही है, बहुत बड़ा गैप रहा हुआ है ना। ये पहले देखते, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये मुझसे होगा,
या नहीं होगा, और होगा तो बहुत टाइम लेके होगा। तो अगर ऐसी चीज आप क्वेश्चन को देखते ही नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कमजोर है ना? ये जरूरी होता है, बहुत बहुत जरूरी चीज ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दें कि इस क्वेश्चन को, आज का ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पेपर में है या नहीं है। तो बस ये चुनाव करने वाली जो ताकत है ना, और ये कब आती है, जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, जब आपके कंसेप्ट ठीक होते हैं, तो ये आपको समझ में आता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, कौन सा नहीं करने लायक है, किसको छोड़ना चाहिए। गलत क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, टाइम खराब कर देते हैं। कई लोग होते हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, रुकते ही नहीं। कहीं ये देखते ही नहीं है कि ये लंबा क्वेश्चन है, ये छोटा है, ये मुश्किल है, ये ट्रिकी है, ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा, कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन देखा, पढ़ना शुरू कर दिया। अरे पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखो तो सही कि क्या ये वो आपके स्ट्रेंथ है। जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता है। मैं मेरे एग्जांपल लेता हूँ कि प्रायिकता अगर मैं पेपर दूं, तो प्रायिकता के क्वेश्चन को मैं बिना पढ़े ही छोड़ दूंगा। प्रायिकता के क्वेश्चन को मैं बिना पढ़े ही छोड़ दूंगा। बहुत चांसेस है कि मैं प्रायिकता क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि प्रायिकता का क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा, फिर मुझे उसे समझना पड़ेगा, और मुझे प्रायिकता क्वेश्चन जल्दी से समझ में नहीं आता। मुझे प्रायिकता का क्वेश्चन जल्दी से समझ में नहीं आता, तो मैं प्रायिकता के क्वेश्चन से दूर रहूंगा। ठीक है, अगर समय बचा तो बाद में देख लूंगा, टाइम मिला तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मैं प्रायिकता के क्वेश्चनों से दूर रखता हूँ अपने आप को। तो ऐसे कुछ टॉपिक जरूर आप लोगों के भी होंगे जो टॉपिक परेशान करते हैं, और आज नहीं है, आज आपको पढ़ते पढ़ते 15 साल हो गए, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि कौन से टॉपिक है जो आपको परेशान करते हैं। फिर तो बड़ी मुश्किल बात है। तो ये पता हो जाना चाहिए आपको कि कौन से टॉपिक है जो आपके समझ के दायरे में नहीं आते। थोड़े से कर तो लोगे आप, ऑब्वियसली बात है कर लोगे, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से कम समय में, कम कागज पे ऊपर, है ना, आप उसको सही कर पाए, इसको कहते हैं सवाल, है ना? तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके ये सवाल तो मैं कर ही लूंगा और कम समय में कर लूंगा और सही भी कर दूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को चुनो। ठीक है ना? चलो, आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, और जल्दबाजी भागने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, इसलिए पूरा पेपर में वैसे टोटल 73 क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन है, तो कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में इसको पूरा कराऊं, ताकि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए आगे जाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति कर दूं, मैं कह दूं राइट है, ये देखो ऐसे से आंसर आ गया, बात करता हूँ। समझें, पढ़ें, देखें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, पहचान लो, देखो आप अपने हिसाब से पहचान सकते हो। आप अपने हिसाब से, मैंने बता दिया मेरे टॉपिक कौन से हैं, वैसे आप भी पहचान सकते हैं कि आपके टॉपिक कौन से हैं। अब देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये रहा अति परवलय, बताने की जरूरत नहीं, खुद ने लिखा हुआ है कि अति परवलय है, अति परवलय। इसका एक शीर्ष 3 जीरो है, एक शीर्ष 3 जीरो है। अति परवलय के शीर्ष कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर है, यानी अति परवलय एक्स की ओर जाएगा, अति परवलय एक्स की ओर जाएगा। देखिए, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कर तो इसको चुटकियों में सकते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से समझाऊं इसलिए मैं इसको कर रहा हूं कि ये होता है अति परवलय एक्स वाला, जो एक्स की ओर जाता है। इसमें ये होते हैं शीर्ष a,0 और इस तरफ वाला होता है -a,0 +a,0 -a,0। ठीक है, तो इसने हमें शीर्ष दे दिया, एक दिया हुआ है, देखो ये रहा, एक शीर्ष 3 जीरो है, तो आपको a का मान मिल गया। एक शीर्ष 3 जीरो है, एक शीर्ष ए जीरो होता है, ए जीरो मतलब 3,0, तो ए का मान आ गया 3, ए का मान आ गया 3। अब आगे और दिया हुआ है कि जो ए और बी का अनुपात है वो 3:4 है, तो यहां से ए रख के बी निकल जाएगा, 3/4। ए का मान रख के बी का मान निकल जाएगा, ए का मान कितना है 3, 3/4, 3 से 3 कट गया और बी बराबर आ गया, वज्र गुणा करते ही बी बराबर 4, बी बराबर 4। ये लो, ए 3 हो गया, बी 4 हो गया। आगे दोनों कितना छोटा सा है, क्या पूछा है, नाभियां पूछिए। नाभियां कहाँ होती है, ये C,0, ये नाभियां होती है, C,0। क्या रिलेशन होता है अति परवलय के केस में, ए में, बी में और सी में, C बराबर होता है √a² प्लस b²। अगर ये दिग्वर्त होता तो माइनस का चिन्ह आता,
तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है 3, वो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, बी कितना है 4 का स्क्वायर, 9 और 16 25, ये हो गया अंडर रूट 25, 25 का आ गया 5, तो ये आ गया 5 0 इधर आएगा और एक इधर आएगा -5 0, यानी नाभियां 2 होगी +-5 0। ये लो, ये आपका आंसर हो। अब कितना सिंपल था, ये तो मैंने समझाया, इसमें टाइम लगा है, 10 या 15 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं था ये, 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। देखते ही है कि शीर्ष दिया है A0 है, अगर 0 3 दिया होता तो B हो जाता, तो A0 हो गया, A3 आ गया, A3 आ गया, A यहां रखा, B आ गया, AB आ गया, C आ गया, बात खत्म। ये आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ ठीक है ना ये? अच्छा, मनीष कह रहा है कि ए गलत है मनीष, डी सही है, +-5 0 है ना, एक्स एक्स पे होगा, नाभियां जो है वो एक्स एक्स पे होगी। अब ये देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + x की पावर 24 के प्रसार में 2 क्रमागत पद है, 2 लगातार पद है, उनके जो गुणांक है वो 1:4 में है। जब आप इसका विस्तार करेंगे तो 2 गुणांक ऐसे आएंगे लगातार जिनका अनुपात 1:4 है, जिनका अनुपात 1:4 है। क्लियर है? 1:4 है। तो मान लो कि वो पद TR और TR+1 है, TR और TR+1 है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमने मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पद हैं जिनके 1:4 है, गुणांक, गुणांक 1:4 है। ठीक है, तो हमने माना कि TR और TR+1, देखो लगातार लिखा हुआ है। कर्मागत हमने क्यों लिया है? कि क्वेश्चन ने कहा है कि 2 पद कर्मागत है, लगातार है, कर्मागत क्रम से है। मतलब अगर एक यहाँ ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, दूसरा तीसरा, लगातार है, 2 लगातार है, 2 लगातार है, लगातार है। तो 2 क्रमागत TR और TR+1, इनके जो गुणांक है, अच्छा गुणांक कितने होंगे? इसका गुणांक कितना होगा? गुणांक, गुणांक 1 कम होता है, पद से गुणांक 1 कम होता है। तो पद अगर R वहां है तो गुणांक हो जाएगा NCR-1, और इस केस में आपका गुणांक हो जाएगा NCR। सही है? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला कहता है, सूत्र कहता है हमसे कि R+1वां पद, जब R+1वां पद होता है तो उसका गुणांक होता है NCR, x की पावर n-r, y की पावर r, ये फॉर्मूला कहता है। तो R+1वां पद अगर है तो उसका गुणांक NCR होगा, वो 1 कम होगा। मतलब अगर 5वां पद है तो गुणांक NC4 होगा, 7वां पद है तो गुणांक NC6 होगा, 1 कम चलेगा। क्लियर हो गया ये? तो Rवें पद का गुणांक NCR-1, R+1वें पद का गुणांक NCR। क्लियर भाई? ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो। इन दोनों का अनुपात दिया गया 1:4, इन दोनों का अनुपात है 1:4, ये रहा NCR-1 अनुपात NCR। अब यहां पे आप रुक के सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक बात कही थी कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो बार बार काम आता है, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है वो याद रख लो, बहुत टाइम बच जाएगा। और ये चीज बहुत सारे सवालों में आती है, ये चीज बहुत सारे सवालों में आती है। क्या होती है ये? सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हर चीज पेपर में सॉल्व करने की नहीं होती, कुछ चीजें घर से ही बना के ले जानी चाहिए। NCR बटा NCR-1 का अनुपात हमेशा होता है n-r+1/r, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज बना के रख लो, कुछ चीजें ना, जैसे अचार है, अचार बना के रखते हैं ना, आज खाना तो आज ही थोड़ी बनाते हैं, पहले से ही बना के रख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। NCR बटा, ये आपका टाइम बचाएगा, आपके 15 20 सेकंड 25 सेकंड आधा मिनट
अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है 20-25 मिनट 20-25 सेकंड तो आपके ये पक्के बचाएगा। एनसीआर बट्टा एनसीआर माइनस 1 यानी आरवा गुणांक और आर माइनस 1 वा गुणांक, इन दोनों का जो भाग है, अनुपात है, वो इतना आता है। चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन हर चीज पेपर में नहीं होती। पेपर से पहले ही बना के ले जाते हो आप, ताकि वो आपका समय बच जाए। आ गया, ये रखो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उल्टा है, यहाँ उल्टा है तो हम भी उल्टा कर देंगे उसको। ये उल्टा कर दिया, आर बटा एन माइनस आर प्लस 1, ये उल्टा हो गया। वज्र गुणा कर दो, जैसे ही वज्र गुणा करोगे ये हो गया एन माइनस आर प्लस 1 बराबर 4r। आर को एक तरफ कर लो, एन का मान आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, एन बराबर 24 है, एन बराबर 24 है, एन का मान 24 रख दिया, प्लस 1, आर उधर चला गया, 5r हो गया, 5r बराबर 25 और r बराबर 5। r का मान 5 आया तो पद कौन सा होगा? r का मान 5 रखो, r बराबर 5 आया, 5 रख दो, पद आ गया आपका 5वां तथा छठा। तो पद है 5वां और छठा, 5वां और छठा, ये आपका आंसर है। सही है, क्लियर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सरल, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, उसके प्रथम 3 पदों का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पढ़ी है आपने या पढ़ाते हैं, है ना, तो देखा होगा ये सवाल। 3 पद, और याद होगा गुणोत्तर श्रेणी में जब 3 पद मानने हो तो आप कैसे मानते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद मानने हो तो आप कैसे मानते हैं? पहला मानते हैं ए बटा आर, दूसरा मानते हैं ए, और तीसरा मानते हैं ए आर। ऐसा क्यों? क्योंकि गुणा करने पे आर कट जाएगा और ए निकल जाएगा, गुणा करने पर आर कट जाएगा और ए बाहर आ जाएगा। तो बस ये 3 पद माने, इन तीनों का जोड़ क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ए बटा आर प्लस ए आर, कह रहा है कि बराबर है 21/4। ये बराबर कर दिया 21/4। ए कॉमन निकाल लो, लघुत्तम वघुत्तम ले लो थोड़ा सा, वन प्लस आर स्क्वायर बटा आर बराबर 21/4। अभी ना तो ए हमारे पास है ना आर हमारे पास है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी ही देर में दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि अगली शर्त जो दी गई है कि गुणनफल 27/8 है, मतलब तीनों का गुणा, ए बटा आर इंटू ए आर, तीनों का गुणनफल 27/8 के बराबर है। इससे आर कट गया, ए क्यूब आ गया, और 27/8 को आप लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। दोनों साइड से 3 पावर कट जाएगी, ए का मान 3 आ जाएगा, ए का मान 3, और इस ए के मान को ले जाके रख दो यहाँ पे। ए का मान 3 रखने पर 1 प्लस आर स्क्वायर बट्टा आर बराबर 21/4। 3 से कट कर दो, 7 बार, वज्र गुणा करने पर 4 + 4r प्लस 4r स्क्वायर बराबर 7r। पदों को एक तरफ कर लो, 4r स्क्वायर माइनस 3r, सॉरी 3/2 था, है ना, 3/2, ये मैंने यहाँ भूल गया एक नंबर लिखना, 3/2 था। ये 2 से ये और कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नंबर चेंज होंगे, नंबर हो जाएंगे 2 + 2r प्लस,
और बराबर में आपका 7r। तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड आ जाएंगे 4 और 1, 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। कॉमन निकाल लिया 2r, तो हो गया r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 बराबर 0। r का मान 2 और 1/2, 2 और 1/2। ठीक है ना, 2 और 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चले, आगे चले, सही है यहां तक। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये दो आकृतियां हैं, एक तो है y बराबर एक्स क्यूब, पहला वक्र, दूसरा है y बराबर अंडर रूट एक्स। दोनों के बीच का जो घेरा क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है ना, परिबद्ध क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम ऐसा होता है, y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम ये। दूसरा y बराबर रूट एक्स, इसे तो पहचानते हो, इसका स्क्वायर कर लो, पहचान में आ जाएगा। स्क्वायर करते ही हो गया y स्क्वायर बराबर एक्स। तो ये आपका परवलय है, ये परवलय है, और वो भी जो x की तरफ जाता है। थोड़ा सा मैच कर, तो y स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax, y स्क्वायर बराबर 4x किस तरफ होता है, x की ओर होता है। तो ये परवलय आपका x की ओर जाएगा। ठीक है ना, ये परवलय x की ओर जाएगा। दोनों के बीच का जो एरिया बनेगा वो आपको निकालना है। और ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने, और प्रतिच्छेद बिंदु भी रखते ही आ जाएंगे। y का मान यहां से उठा के यहां रख दो, y बराबर अंडर रूट एक्स बराबर एक्स क्यूब। y का मान अंडर रूट एक्स रख दिया बराबर एक्स क्यूब, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो गया x की पावर 6। पदों को एक तरफ कर लो, x कॉमन निकाल लो, अंदर हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1। x के दो आंसर आ गए, x बराबर 0 व x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0, यानी x की पावर 5 बराबर 1 और x बराबर 1 की पावर 1/5। एक पे तो कोई पावर कर दो, एक तो एक ही रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे को 0 पे काटेंगे और 1 पर काटेंगे। x बराबर 0, x बराबर 0 पे कट करेंगे, और अगली बार कट कर रहे हैं x बराबर 1 पर। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो पिंक वाला है, पहले पिंक वाले का समाकलन कर दो, पिंक वाले का क्षेत्रफल निकाल दो, और इस पिंक वाले में से येलो वाला माइनस कर दो, येलो वाला माइनस कर दो। तो पिंक वाले में से येलो वाला गया, अपने आप ही बीच का क्षेत्र बच जाएगा। तो पिंक माइनस येलो, x बराबर 0 से लेकर 1 तक। पिंक वाला कौन सा है, वो रहा, y बराबर रूट एक्स डी एक्स, पिंक वाला माइनस येलो वाला, ये येलो वाला, और दोनों का समाकलन। तो रूट एक्स का समाकलन हो जाएगा x की पावर आधी, तो ये 3/2 हो गया, बटा 3/2 हो गया, 0 से लेकर 1 तक, माइनस ये हो गया आपका x की पावर 4/4, 0 से लेकर 1 तक। सॉल्व करने पर 1 रखने पर 1 आ जाएगा, 0 रखने पर 0 आ जाएगा, सिर्फ ये 3/2 पलट के ऊपर 2/3 आ जाएगा, माइनस 1/4 आ गया। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो 4 ये आ जाएगा 8, माइनस ये आ गया 3,
ये आ गया 5/12, क्षेत्रफल हो गया 5/12। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर पहला है वो आपने टेस्ट में देखा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये आप लोगों ने टेस्ट में देखा होगा, टेस्ट दिए हैं आपने तो टेस्ट में ये क्वेश्चन, हाँ सिमिलर क्वेश्चन। देखो नंबर नहीं मैच करा सकता कि भाई 3 ही मैं रखूंगा 4 ही मैं रखूंगा, ये तो आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली 3-4 तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे नंबर अलग होंगे, पेपर बनाने वाले के नंबर थोड़े अलग होंगे। लेकिन बात है आइडिया की, नाभिया निकालने का, इसके जैसा क्वेश्चन आपको वहां मिला होगा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो 5वां है, ये देखो ये 5वां क्वेश्चन, ये भी आपको टेस्ट में मिला हुआ है, सेम टू सेम, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं था, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। साइन थीटा प्लस आयटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस आयटा साइन 2 थीटा परस्पर संयुग्मी है। परस्पर संयुग्मी है इसका मतलब अगर इसे z बोलूं, अगर इसे z बोलूं तो ये z का संयुग्मी है, ये z का संयुग्मी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक समिश्र संख्या है तो उसका संयुग्मी है, या यूं बोलूं कि वो संयुग्मी है उसका अगर मैं एक बार और डैश कर दूं, क्योंकि डैश तो ऑलरेडी है, एक बार और कर दूं तो ये जेड बन जाएगा, है ना। तो मैं यही करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको लेने वाला हूं साइन थीटा प्लस आइटा कॉस 2 थीटा, ये कौन हुआ, ये जेड हुआ, ये हो गया आपका जेड, ठीक है। और ये जेड का संयुग्मी है, ये जेड का संयुग्मी है, अगर इसका एक दोबारा संयुग्मी कर दे तो जेड बन जाएगा, इसका संयुग्मी कर दो तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया आयटा साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या किया, ये जेड का संयुग्मी हो गया, और 2 बार संयुग्मी करते ही जेड बन जाता है, ये दोनों बराबर हो गए। दोनों को बराबर कर दें, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग। बात समझे ना, वो उसका संयुग्मी है, मतलब उसका डैश करने पर जेड आ जाएगा, वो संयुग्मी है, जेड बार है, वो जेड बार है। अगर वो जेड बार है तो उसका एक बार और बार कर दूं तो जेड बन जाएगा, ये भी जेड है वो भी जेड हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तुलना हो जाएगी। बस यही आइडिया लगाया कि ये जेड है, वो जेड का संयुग्मी है, जेड का संयुग्मी है तो एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, 2 बार संयुग्मी करते ही वापस जेड बन जाता है, और ये भी जेड है वो भी जेड हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। तुलना में वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग बराबर काल्पनिक भाग। भाग दे दो, इसमें कॉस थीटा का भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस थीटा का भाग देने पर, तो ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो गया 1, कॉस थीटा का भाग देने पर तो ये आपका बन गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 हो गया। टेन थीटा बराबर 1 तब होता है जब π/4 होता है, मतलब 45 डिग्री होता है। और ये कॉस 2 थीटा का भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस 2 थीटा का भाग देने पर ये हो गया टेन 2 थीटा। टेन का मान तब 1 होता है जब कोण π/4 हो, तो 2 थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/8। अब यहाँ पे हम एक संकट में आ गए, संकट में क्या आ गए कि वास्तविक भाग तो तब बराबर होंगे जब कोण 45 डिग्री हो, और काल्पनिक भाग तब बराबर होंगे जब कोण 22.5 का हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो होने से खाली वास्तविक वास्तविक भाग बराबर हो, काल्पनिक भाग बराबर ना हो, क्योंकि काल्पनिक भाग तो तब बराबर होंगे जब कोण 22.5 का हो, वास्तविक भाग तब बराबर होंगे जब 45 का कोण हो। अगर कोण 45 मानते हैं तो वास्तविक भाग बराबर हो जाएंगे, काल्पनिक भाग बराबर नहीं होंगे, और 22.5 मानते हैं तो काल्पनिक भाग बराबर हो जाएंगे, वास्तविक बराबर नहीं होंगे। तो धर्म संकट में आ गए, धर्म संकट में आ गए। तो इसका मतलब है कि ये विद्यमान ही नहीं है। तो ये एकमात्र सवाल तो था गलत था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था एक, नन ऑफ दीज हो गया, इसका कोई ऑप्शन नहीं है।
ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है मैंने, ये आपको टेस्ट में भी आपने देखा होगा, टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन, और वैसे ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट भी हो गया। लेकिन जो गहराई देख रहे हो, जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि पेपर जो है वो बहुत गहरा नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत कैलकुलेटिव है या बहुत कुछ करवा रहा है या बहुत कुछ रखवा रहा है आपसे, वैसा कुछ नहीं है। आधा पेपर आपको ऐसा मिलेगा जो बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, बहुत कंसेप्चुअल है। अब ये देखो क्या इसमें जोड़ बाकी है, कितना कोई गुणा भाग करवा रहा है, नहीं करवा रहा। हाँ, 50 आधे क्वेश्चन आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव थे, थोड़े लंबे थे, लेंदी थे, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, आधे क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते थे। अभी तक कोई इतना कैलकुलेटिव आया, अभी हम 5वें पे चल रहे हैं, 5 तक कोई भी क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव नहीं है, बीच में है कुछ। तो इतनी समझदारी तो आपको रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन ज्यादा जोड़ बाकी मांग रहा है, इसको छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, या टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं इसको छोड़ ही देंगे, परमानेंट ही छोड़ देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप 2 से मिनट ले रहे हैं, 2 मिनट तो वैसे बहुत ज्यादा है, 2 ढाई मिनट अगर लेता है तो रिजेक्ट है, वो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपको कितना ही आता हो, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है कभी। क्वेश्चन नंबर 6, एस एन के प्रथम एन पदों को योग को दर्शाता है। एस एन का मतलब है एन पदों का योग। अब यहां कह रहे हैं एस टू एन मतलब 2n पदों का योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात 3 है। तो बताओ 3n और n के पदों का योग का अनुपात कितना होगा, ये अनुपात कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि n पदों के योग का सूत्र जो होता है समांतर श्रेणी के लिए, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, S2n और Sn का अनुपात, S2n बट्टा Sn दोनों का अनुपात है 3/1। Sn को बट्टे में लिख लिया, Sn को बट्टे में लिख लिया, S2n बट्टा Sn बराबर 3/1 मान रख दो। इसमें सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि n की जगह 2n आएगा, इसमें n की जगह n आएगा। तो फॉर्मूले वाइज 2n/2 अपॉन 2a प्लस जहां पे भी n आए वहां पे 2n रखना है, बाकी सब वैसा का वैसा। यहाँ पे नीचे वाले में n रखना है। ये कट n/2 से n/2 कैंसिल, वज्र गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दो यहां से, यहाँ आया 4a प्लस 4nd माइनस 2d, इधर से आया 6a प्लस 3nd माइनस 3d, सारे ब्रैकेट खोल दिए, a को एक तरफ कर लो और d वाले पदों को एक तरफ कर दो। तो इधर इन सबको इधर ले आओ, इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, और 4a तुम इधर जाओ। तो 4nd में से 3nd गए, एक nd बच गया, माइनस 2d, ये 3d इधर आया तो प्लस का d बच गया, बराबर 2a आ गया। n+1 d बराबर 2a आ गया। ठीक है, इससे हमें इतना मिला है। अब इस चीज का इस्तेमाल करेंगे सवाल के अंदर, जो हमें चाहिए उसमें काम में लेंगे। हमें चाहिए S3n बटा Sn, S3n बटा Sn हमें चाहिए। ये रहा, ये मान रख दिया। S3n चाहिए था, जहां भी n आया वहां 3n रख दिया, Sn जहां n था वहां n रख दिया। अब 2a का मान यहां से निकाला पड़ा है, वो रख 2a का मान, 2a का मान, ये n/2 से n/2 कट गया, 2a का मान n+1d रख दूं, 3
2a का मान n+1d प्लस 3n-1d बटे n+1d प्लस n-1d। d ऊपर नीचे से कॉमन निकाल लो, थोड़ा सॉल्व भी कर दो, ऊपर आ गया 3d और ब्रैकेट खुलने के बाद में 3n 1 से 1 कट गया, 4n आ गया ऊपर और नीचे आ गया d कॉमन आ गया और 1 से 1 कट गया, 2n आ गया, d से d कट गया, 2n से 4n 2 कट गया, ये 6 आ गया, 6/1। तो आंसर आ गया 6:1। तो अगर इस सवाल को भी आप देखें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस यूज नहीं की है, खाली जो योग का सूत्र है उसका काम लिया गया है, उसमें मान रखा गया है, ए और डी में संबंध निकाला गया है और सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें है आपका a 2a 3a डैश 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 से लेकर 50a के जो माध्यक है उसके सापेक्ष माध्य विचलन 50 है। जो माध्यक है, इसका जो माध्यक का मतलब माध्यिका से, यहाँ पे जो माध्यिका है, माध्यिका से ये जो आंकड़े हैं इनको xi बोल देंगे। ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर हम माध्यिका के साथ माध्य विचलन निकालें तो माध्यिका के साथ माध्य विचलन नहीं होता है, सारे आंकड़ों को माध्यिका उसमें से घटाओ, मोड़ लो, सबको जोड़ो और फिर टोटल का भाग दो। इसे माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन कहते हैं, क्योंकि घटाई माध्यिका है तो माध्यिका का माध्य विचलन हो गया, माध्य को घटाते तो माध्य का हो जाएगा और बहुलक को लेते तो बहुलक का हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो माध्यिका है, माध्यक शब्द हुआ माध्यिका के लिए हुआ है, तो माध्यिका। माध्यिका कौन होती है? जो बीचों बीच आती है, जो आंकड़ों के बीच में आएगी। अब ए से लेकर A50 तक मध्य कहाँ मिलेगा? माध्यिका कहाँ मिलेगी? माध्यिका कहाँ मिलेगी? सोचो, 50 है, 50 है तो 25 और 26, 25 और 26 के बीच में मिलेगी माध्यिका। क्यों? क्योंकि जब आप बीच में आओगे, सम पद है, पदों की संख्या सम है, 1 2 3 4 से लेकर 50 तक है, तो मध्य के पद कौन कौन होंगे? 25 और 26 दोनों मध्य के पद होंगे। तो जब दो होते हैं तो माध्यिका दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे के आती है, तो आपकी जो माध्यिका आएगी वो आएगी 25 और 26 के जोड़ का आधा। दोनों का आधा करोगे तो 25.5 आ जाएगी, 25.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? घटाना है, माध्यिका को सब में से घटाना है। अब गौर करना, बस यहाँ पे ही खेल है, माध्यिका को घटाना है सब में से, सब में से घटाना है। कोई जरूर थोड़ी है नंबर 1 से ही घटाना शुरू करे, क्योंकि 50 तो को घटाएंगे तो बहुत जोर आएगा, तो थोड़ी समझदारी से घटाते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी है, मोड लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे में से बड़ा घटे चाहे बड़े में से छोटा घटे, मोड लगा हुआ तो प्लस तो हो ही जाएगा। तो 25.5 को पहले यहां से घटाओगे, कितना आ जाएगा? 0.5। सब में से घटाऊंगा, बारी सबकी आएगी। ये यही तो कह रहा है ना, सब में से घटाना है, बस सब में से ही घटा रहा हूँ। ये यही तो कह रहा है ना, सब में से घटाओ, सब में से घटाऊंगा। अब ये थोड़ी कह रहा है पहले में से पहले घटाओ फिर दूसरे में से घटाओ, घटाना ही तो है, तो थोड़ा सा समझदारी से घटाएंगे तो आसान होगा। 0.5 इसमें से घटाऊंगा तो भी 0.5 आएगा। ठीक है, एक चीज आप देखोगे क्या, इधर वही अंतर आने वाले हैं जो इधर आने वाले हैं, सेम टू सेम आने वाले हैं। अभी दिखा देता हूं, इससे आगे कौन होगा? 24 होगा, इससे आगे 24 होगा, 25 है ना, तो 25 से आगे 24 होगा, 24 होगा तो इसे घटाओगे तो 1.5 आ जाएगा। अगली बार आ जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 0.5 आया है, 1.5 आया तो 2.5 आएगा, 3.5, 4.5, 5.5 एंड डैश डैश। लास्ट वाला कितना आ जाएगा? लास्ट वाला एक घटा दो, 24.5। आगे थोड़ा सा बट्टे में लिख लें तो आसानी हो जाएगी।
1/2a, 1/2a, 3/2a एंड डैश 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 चलते चलते ये 48 1 49/2। और गौर करोगे यही सेम चीजें उधर आएंगी, यही सेम चीजें आएंगी। जैसे 26 में से घटाओगे तो 0.5, 27 में से घटाओगे तो 1.5, 28 में से घटाओगे तो 2.5, तो ये सब चीजें आनी है। यानी इधर वालों को जोड़ के डबल कर दूं, इधर वालों को जोड़ के डबल कर दूं तो आ जाएगा। बस किन को जोड़ा, a/2, 3/2 से लेकर डैश 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 तक 24/2, 49/2, इनको जोड़ा और 2 से गुणा कर दिया और टोटल आंकड़े 50 है, 50 का भाग दे दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, क्या कहते हो? ठीक है, समझे कि कैसे हमने घटाया, थोड़ा सा समझदारी से घटाया, बस इतना ही है। यहाँ से 25 पॉइंट के बीच में आएगा, यहाँ से घटाना शुरू किया, जो अंतर इनके साथ आने वही उसके साथ आने, तो इनके साथ निकाल के डबल कर देंगे। और अब वहां पे देखें तो एक चीज और अच्छी है, a/2 तो कॉमन आ जाएगा, बाद में ये समांतर श्रेणी बन रही है, 2 है, a/2 कॉमन निकाला और ये देखो ये समांतर श्रेणी 1 + 3, 1 + 3 + 5 डैश 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 +49, जो कि समांतर श्रेणी है, बटा 50। अच्छी बात हो रहा है कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि विचलन 50 है, तो बराबर में 50 लिख दो। विचलन दिया गया है कि 50 आएगा, तो बराबर में 50 हो गया, 2 से 2 कट गया, 50 उधर चला गया, 25 हो गया। इसका जोड़ कर लो समांतर श्रेणी का, पहले गिनो पद कितने हैं, पद कितने हैं, तो ऑब्वियसली बात है 25 पद है, ये 25 है। कैसे पता चला 25 है, तो 25 इधर से 25 उधर से, तो टोटल 25 पद है, तो 25 पदों को जोड़ने, 25 पदों को जोड़ने, तो ए फॉर्मूला वही समांतर श्रेणी वाला, n/2 2a + n-1 इंटू डी, n का मान हो जाएगा इसके लिए 25, तो 25/2 2a, a का मान प्रथम पद 1 + 25 - 1 24 इंटू डी, डी का मान 2 और वज्र गुणा करके ये 2500 हो गया, 50 × 50 2500, ये 2500 हो गया, 25a/2 और ये हो गया 48 2 50 बराबर 2500, ये 2500, तो a बराबर आपके आ गया 2500/2500 इंटू 2500, 25 इंटू 25, ये 100 आ गया, 100/25 4 आ गया, a का मान आया 4। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये निश्चित तौर पर कैलकुलेटिव, और शायद छोड़ देना चाहिए था, इसे छोड़ देते। 10th का सवाल है, इजी है, ये नहीं मना कर रहा, लेकिन पेपर में इजी नहीं देखे जाते, पेपर में देखे जाते जो कम समय खाते हैं। आपको आता हो ये तो पहली जरूरत है, पहली आवश्यकता तो ये कि आपको आता हो, पहला फिल्टर तो यही है कि आपको आता हो, दूसरा फिल्टर ये है कि वो समय कम खाए। तो ये शायद, हाँ, जिसकी सोचने की क्षमता ज्यादा है वो जल्दी से सोच पा रहा है, ये ट्रिक पकड़ पा रहा है घटाने वाली, उसके लिए तो ये ठीक था, समय के रहते हो जाता। लेकिन अगर कोई होता तो यहाँ पे आके घटाने वाली जो दिक्कत है ये परेशान कर देती थोड़ी सी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसकी क्लियरिटी नहीं है आपको, ऐसे को वेटिंग में रख लो, ऐसे सवालों को वेटिंग में रखना ही सही है। तो अगला, हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। ये देखो ये छोटा सा सवाल था, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल था। एक परवलय है y² = 4x जो 3 2 से गुजरता है, नाभिलम की लंबाई निकालो। नाभिलम की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है, 4a होती है। परवलय दिया है 3 2 से गुजरता है, गुजरता है मतलब संतुष्ट करेगा, गुजरता है मतलब संतुष्ट करेगा, ये ले जाके यहां रख दो, y की जगह आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा
3, 4A का सीधा ही मान निकाल लो, क्यों 4 से गुणा करो, 4A बराबर 4/3, और 4A कौन है, नाबिलम, तो नाबिलम बराबर हो गया 4/3। मात्र 5 सेकंड का सवाल, सिर्फ 5 सेकंड का सवाल, और वो भी शायद पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, इसके लिए आपको पेन भी नहीं चलाना था। यहाँ सीधा रखते y की जगह 2 रखा और x की जगह 4 रखा, 4A बराबर 4/3 आ गया, मतलब दिमाग में निकल जाता है ये तो ऐसे नहीं है कि पेपर टफ आता है ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर एक कॉकटेल होता है, मिक्सअप होता है, सारी चीजों को मिला के पेपर बनता है, इजी भी बनाते हैं, टफ भी बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, है ना। अब ये देखो, ये थ्योरी का क्वेश्चन था एकदम। इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप, इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, देखो सारे जीरो है, ऊपर वाले सारे जीरो है, ठीक है, विषम सम्मित की जगह नहीं है, तत्समक नहीं है, क्योंकि तत्समक होती तो 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 होता है नहीं। अदिश मैट्रिक्स, बिल्कुल अदिश मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन लेकिन तीनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में तीनों बराबर होते हैं, इसलिए डायगोनल नहीं है, क्योंकि 3 4 5 है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अदिश जो मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह तब कहते हैं आप लोग जब आपका विकर्ण तीनों बराबर हो, है ना, सिर्फ विकर्ण में ही अवयव हो और विकर्ण के तीनों अवयव बराबर हो, ए ए ए, और अदिश मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स, ये होगी आपकी अदिश मैट्रिक्स, और इकाई मैट्रिक्स या तत्समक तब कहते हैं जब ए बराबर ए को, ए बराबर ए को, तो ए बराबर 1 तो है ही नहीं, 3 4 5 है, तत्समक तो नहीं है, अदिश इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, विषम सम्मित है नहीं, तो बच गई सम्मित, सम्मित आप देख सकते हो, अगर इस मैट्रिक्स को आप ए नाम दो तो ए बराबर है ए का ट्रांसपोज, होना ही है, खाली विकर्ण में अवयव है और कहीं अवयव है ही नहीं, ए बराबर ए का ट्रांसपोज, तो आंसर हो गया सी, ये एक सम्मित अवयव, इतना छोटा भी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन देख लिया लगातार, कितने सरल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अवकलन का मान पूछा, dy/dx कितना होगा, ये देखो, किसी तरीके से लगता है कि ये इतना टफ सवाल है यार, 12th का बच्चा कर देगा इसको, ठीक है ना, 12th क्लास का बच्चा जो है वो कर दे, क्या करवा रहा है, अवकलन करवा रहा है, तो पेपर में थोड़ी सी लंबाई थी, ईएमआरएस के पेपर में थोड़ी सी लंबाई जरूर थी कुछ क्वेश्चनों के लिए, वो भी अगर वो क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं तो पेपर बहुत बहुत इजी था, मतलब जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा इजी था, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी कि ईएमआरएस का पेपर बहुत इजी आता है, क्योंकि वो एनवीएस केवीएस की तरह बनाते हैं, पेपर बहुत ईजी बनाते हैं, तो यहाँ देख सकते हो पेपर में कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे जो दिखाऊंगा कि लेंदी है, और वो लेंदी उन्हीं के लिए जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया, आप आराम से पूरे पेपर में 10-15 क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं, छोड़ने भी चाहिए आपको, जो टाइम खा रहे हैं उनको करने से तो अच्छा है, क्योंकि इतना टाइम बचता ही नहीं है, लास्ट तक अगर आप उसे छोड़ोगे और ये सोचोगे लास्ट में आऊंगा, तो लास्ट में कभी नहीं आ पाओगे उन क्वेश्चनों के ऊपर, और अगर पहले कर लिया तो आपका समय और गया, तो ये क्वेश्चन सीधा अवकलन किया, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, अवकलन करते ही ये हो गया dy/dx, लोग, पहले लोग का होगा, लोग का होता है ये नीचे आ गया, फिर इनका, भाग का नियम, भाग के नियम से ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन हो गया माइनस का 2x, फिर ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का अवकलन हो गया 2x बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, कुछ कट सकता है थोड़ा बहुत तो काट लो, कटेगा 1 + x², एक तो कटेगा, एक बच गया, ये दोनों भाई भाई आपस में गुणा हो जाएंगे, ऊपर आपका 2x कॉमन है, -2x कॉमन है, सीधा -2x कॉमन लेने पर ऊपर बचेगा 1 + x² और 1 - x²,
और नीचे आपका a माइनस बी a प्लस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया 2 2 4 माइनस का 4x बट्टा। ऐसे सवालों में बस एक गलती होती है कि जल्दबाजी में टिक कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, इनके ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाए। जिस समय आप ऑप्शन से चेक कर रहे हो उस समय थोड़ा सा स्लो हो जाए। देखो उस समय क्या थोड़ा प्रेशर रहता है, तो -4x हो या +4x हो वो एक जैसा ही दिखता है, और -4x³ हो और -4x हो वो एक जैसा दिखता है, तो टिक ए पे लगता बी पे लग जाता है, सी पे लग जाता है। ये गलतियां नॉर्मली होती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एक सरल रेखा के निर्देशांक अरे भाई क्या किए, मत गजब सवाल। देखो एक सरल रेखा है जो निर्देशीय अक्षों को काटती है, इस प्रकार काटती है कि उसके जो अंतः खंड है का मध्य बिंदु ये है, ये उसका मध्य बिंदु है। 10 सेकंड का सवाल, सिर्फ 10 सेकंड का, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का। ये आपकी रेखा, ये रेखा जो अंतःखंड का, ये सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए है। ये अंतःखंड हो गया बी, ये निर्देशांक बताता है a0, ये हो जाता है 0b, क्योंकि ये y x पे है तो ये 0b हो जाता है। इसका जो मध्य बिंदु है वो आपको दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, कितना है 3 2। ये लो, मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो 0 + a बट्टा 2 बराबर 3, a बराबर 6। दूसरा b + 0 y1 + y2 बट्टा 2 बराबर 2, b बराबर 4। और जिसके अंतःखंड पता हो उस रेखा का समीकरण होता है x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1। a का मान है आपका 6, b का मान है 4 बराबर 1। लघुत्तम आ जाएगा 12, ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर 1। वज्र गुणा करने पर 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। देखा, ये 10-15 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं था, समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, हम तो समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आधी चीजें तो यहाँ सीधा है यार। ये 0 आना है, जब x का मान यहाँ a आना है तो वहां 0 आना है, y का मान वहां b आना है वहां 0 आना है, तो जो भी होगा आपका ये इनका मध्य बिंदु होगा a/2 और b/2। a/2 बराबर 3 है तो a 6 हो गया और b 4 हो गया, सीधा मान रखा, लघुत्तम लिया, आंसर आ गया। अगला, ये फिर देखो, फिर उत्केंद्रता पे सवाल आ गया। एक ही अति परवलय की नाभियों के बीच की दूरी 16 है, नाभियों के बीच की दूरी 16 है, उत्केंद्रता √12 है, तो उसका समीकरण क्या होगा। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियां जो होती है वो +-c0 पे होती है, या फिर +-ae, 0 पे होती है। सी को a गुणा ई भी कहते हैं, a गुणा ई भी होता है, तो नाभियों के बीच की दूरी होगी 2e, 2ae, ae मूल बिंदु से उधर मतलब, और ए इस तरफ, तो टोटल मिला के 2ae हो गया, तो 2ae बराबर हो गया 16। 2ae बराबर 16, ae बराबर 8, e का मान दिया हुआ है, उत्केंद्रता यानी e दिया हुआ है, e का मान यहां रख दो, e का मान √2 रखने पर बराबर 8, a बराबर हो गया 8 बट्टा √2 और a बराबर हो गया 4 √2। ये आपका a का मान आ गया। अब आपको b का मान निकालना है, तो e बराबर होता है √1 + b/a का स्क्वायर,
यहाँ पे ई का मान रख दो, ए का मान रख दो, बी का मान बाहर आ जाएगा। मान रख दो, ई का मान कितना है, √2, ठीक है, √ बी बटा ए का स्क्वायर। वर्क कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 1 प्लस बी बटा ए का स्क्वायर। ये 2 में से 1 हो गया, बी बटा ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, ये √1 हो गया, बी बटा ए, वज्र गुणा करने पर ए बराबर बी, ए और बी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी उतना ही हो जाएगा जितना ए था, 4√2। आपके अति परवलय का समीकरण होता है x² बटा ए स्क्वायर माइनस y² बटा बी स्क्वायर बराबर 1। आपका b जो है वो तो a के बराबर ही है, तो वहां पे भी a ही लिख देता हूँ, b² की जगह a रख दिया, वज्र गुणा करते ही x² माइनस y² बराबर आ गया a², a का मान रख दो, 4√2, सॉल्व करने पर हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, ये 32, ये आपका डी आंसर आ गया, x² माइनस y² बराबर 32। ठीक है ना, क्लियर है, ये समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, क्या कहते हो, कोई परेशानी इसमें, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, सब सही है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले 3 सवाल एक साथ आए हैं, 3 सवाल एक साथ आए, देखो ये सवाल है और 3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 13 से लेकर 15 तक, बहुत सिंपल सवाल आया, बहुत सिंपल, मतलब समुच्चय सिद्धांत का है, सेट थ्योरी का है, और इतना सिंपल सवाल डाला है, इतना सिंपल सवाल डाला है ना, कि मतलब सही बताऊं ऐसे लग रहा है जैसे 12th का पेपर कोई बना रहा हो और वो सवाल डाल रहा हो। 12th में अगर ऑब्जेक्टिव हो जाए पेपर सब्जेक्टिव की बजाय, तो ऐसा ही पेपर बन के आता होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 भाषाएं हैं, L1 L2 L3, और ये आपका पूरा सिस्टम है। इसका वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बनाओगे तो ये रहा आपका L1 का गोला, ये रहा आपका L2 का गोला, और ये रहा आपका तीसरा L3 का गोला। L1 गोले भरती टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतो, सबसे पहले वो भरो जो तीनों में है, पहले उनको भरो जो तीनों में है। तीनों में कितने लोग हैं, L1 L2 L3, तीनों में है 6 लोग, 6 लोग तीनों में है, तो पहले तीनों वाले भर दो, भर दिए। अब और देखो, अब दो दो वाले लो, L1 और L2 में 26 है, ये रहा L1 और L2 में, यहाँ पे 18 है, सॉरी L1 और L2 में 18 है, 18 L1 और L2, ये जो L1 L2 का जो कॉमन पार्ट है इसमें 18 है, 18 में से 6 तो पहले ही आ चुके, तो बच गए 12, ये 12 है ना, टोटल तो 18 दिख रहे हैं ना भी, तो भर्ती टाइम थोड़ा सावधान रखना पड़ता है कि यहाँ 6 भर दिए, टोटल इसमें 18 आने चाहिए, तो 6 यहाँ आ गए तो 12 आएंगे। अब L1 L2 हो चुका है, L2 L3 देख लो, ये रहा, अगला है आपका L2, L1 L2 18 हो चुके, L1 L3 10 है, L1 L3 10 है, L1 L3 10 है, 10 में से 6 आ चुका तो 4 बच गया, और L2 L3, ये L2 L3 है, यहाँ पे कटा हुआ है L2 व L3, ये 8 है, 8 है तो 6 आ चुका है तो 2 आना बाकी है, ये 2 यहाँ आएगा। और अब आ जाएंगे L1 के अंदर, L1 के अंदर हमें दिया गया है 34, 34 दिया गया है, तो 34 में देखो कितने आ गए हैं L1 में, 12 8 6 18, 18 4 22, और 22 टोटल 34 है, तो यहाँ पे 12 बचेंगे, ये 12 आ गए, है ना, 22 थे, 22 आ चुके हैं ऑलरेडी, 22 खड़े हैं इसके अंदर ही, टोटल 34 है तो 12 बचे। अब L2 में आ जाओ, L2 में 26 है, 26 में से 12 6 18 20 आ चुके, तो 6 बच गए, 6 आ गए। L3 में 30 है, 30 में से ऑलरेडी 4 6 10 और 12 12 आ चुके, तो 18 बच गए, ये 18 हो गए।
पूरा सिस्टम है, पूरा डायग्राम बन गया। अब इसके आंसर दे दो, क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 में पढ़ते हैं, केवल L1 में, केवल L1 में, तो ये रहे भाई 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल L1 में पढ़ते हैं, केवल L1 में, L2 के साथ नहीं होना चाहिए, L1 L3 नहीं होना चाहिए, तीनों में नहीं होना चाहिए, केवल L1 में होना चाहिए। केवल L1 में 12 लोग हैं, केवल L1 में 12 लोग हैं। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की संख्याएं जो तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य पढ़ते हो, मतलब कोई ना कोई भाषा उन लोगों को आती हो, मतलब यूनियन पूछे। यूनियन का मतलब कुल संख्या पूछी है। लोगों की कुल संख्या देख लो, लोगों की कुल संख्या देख लो कितनी हुई, 12, 12 और 18, 30, 30 और 1, 36, 36 और ये हो गया 18 और 6, 22, 22 और 36, 22 प्लस 36, 58, 58। या आप कुछ कम ज्यादा पड़ रहा है, जोड़ एक बार दोबारा देखो। ये हो गया 18, 12, 36, 36, 40, 40 और 20, 60 आया। टोटल विद्यार्थी हैं 60। साठ विद्यार्थी कोई ना कोई भाषा पढ़ रहे हैं, चाहे एक भाषा पढ़े, चाहे दो पढ़े, चाहे तीन पढ़े, कोई ना कोई भाषा पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की संख्या जो L2 L3 पढ़ते हैं परंतु L1 नहीं पढ़ रहे। L2 L3 तो पढ़ रहे हैं लेकिन L1 नहीं पढ़ रहे हैं। वापस चलो, L2 L3 पढ़े, L2 L3 पढ़े परंतु L1 ना पढ़े। तो ये देखो, ये है L2 L3, दोनों पढ़ने वाले टोटल है 8, इसमें से L1 वाले निकाल दो तो बच गए 2 विद्यार्थी। देखो, L2 और L3 दोनों पढ़ने वाले हैं 8 विद्यार्थी, इन 8 में से L1 वाले निकाल दो तो बच गए केवल 2 विद्यार्थी। तो 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो L2 L3 पढ़ते हैं परंतु L1 नहीं पढ़ते हैं। ये आंसर आ गया। सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन का बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है। एक्स की पावर 5 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सीधा भाग दे दो, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, जब भी ऊपर बड़ी पावर होती है नीचे छोटी पावर होती है तो भाग लगता है और भाग लग के समाकलन होता है। तो एक्स की पावर 5 के अंदर भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, भाग देंगे तो एक्स की 3 पावर भाग में जाएगी, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3, घटाने पर ये कट गया, ये माइनस एक्स क्यूब आ गया। अगली बार भाग लगा एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये एक्स आ गया। अब और भाग नहीं कट सकता, इतना ही कटना था। तो फिर आगे हो जाता है जो आपका भागफल आया है, भागफल प्लस शेषफल जो कि एक्स है बटा भाजक, ये हो गया। और इसका करना है हमें समाकलन। ये इस तरीके से भाग लग के टूट गया, भाग लग के टूट गया। अब नीचे वाले को खाली आपको यहाँ तो सीधे हो ही जाएंगे, इसमें एक केस में टी मानना पड़ेगा बस, इसमें कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, 2x dx बराबर dt और x dx बराबर dt बटा 2। और इनका तो सीधा कर ही दो। ये तो हो गया x की पावर 4 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा 2 और log t प्लस सी, टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 4, एक्स की पावर 4 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा 2 लोग, ये वाला मैच कर गया, ए वाला। अब देखा कितना बेसिक सवाल था।
सिर्फ भाग दे के समाकलन करना था, सिर्फ और सिर्फ भाग दे के। और ये मेरे ख्याल से जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना आप शुरुआत में, तो एनसीईआरटी के पहले हिस्सों में ये सवाल होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि सीधा रहता है इस क्वेश्चन में, एक बार ये आता है, एक बार आप समाकलन का गुणधर्म लगाते हैं, दोनों जुड़ते हैं, जुड़ के एक आ जाता है, दोनों जुड़ते हैं, जुड़ के एक आ जाता है, एक आने के बाद आपकी दोनों लिमिट जो है वो दोनों का अंतर जुड़ जाता है, सीधा आंसर बताते हैं इन लोगों का। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका सीधा आंसर बताया जाता है, आई बराबर बी माइनस ए बटा दो, आई बराबर बी माइनस ए बटा दो। दोनों को जोड़ो और दोनों को घटाओ, लिमिट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो पाई में से पाई बाई 2 घटाएंगे तो पाई आ जाएगा, और 2 का भाग लग के पाई बाई 2 आ जाएगा। ये लो, ये है आंसर, मिला लो। कैसे आता है वो भी देख लो, तो सीधे याद रहते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इन क्वेश्चनों में बस एक बार सीधा रूल जो है एज इट इज उसको रहने दो, सवाल को उसको छेड़ो ही मत, जो है उसको तो बिल्कुल ही छेड़ो मत, बस एक बार गुण धर्म लगाओ। जो कहता है कि आप x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, और इससे समाकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a का मान है -90, b का नाम है +90 और -x। सॉल्व करने पर ये आ गया -x, तो x की जगह हम -x रख सकते हैं, x की जगह हम -x रख सकते हैं। तो x की जगह जैसे -x रखेंगे, समाकलन तो गुण धर्म ने कहा हुआ है कि नहीं बदलेगा, तो समाकलन तो पहले भी आई आ रहा था, अभी भी आई आएगा। x की जगह -x रखते ही माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में माइनस बाहर आ गया, साइन ई की पावर पे है तो ये प्लस होने के लिए बटे में आएगा, 1 बटा ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा। वन प्लस 1/e की पावर साइन एक्स हो गया। लघुत्तम ले लोगे, e की पावर साइन एक्स यहाँ जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। e की पावर साइन एक्स, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो, दोनों को जोड़ोगे तो कट के 1 आ जाएगा। समीकरण 1 + 2, 1 + 2, आई और आई 2 आई हो जाएगा, ये सब कट गया, 1 आ गया, dx का समाकलन x हो गया, अपर लिमिट π/4, नीचे की π/2, नीचे की -π/2, तो π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, और ये आ गया पाई। 2i बराबर पाई आया है, 2i बराबर पाई आया है, तो i बराबर π/2 आ जाएगा। तो वो आंसर मैं पहले बता चुका। तो ये सीधा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट बनाता है, दूसरा पार्ट उसका पूरा हिस्सा बनाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर कट के 2 बार नियम लग के जुड़ के एक आता हो, उसका आंसर होता है b माइनस ए बटा 2। ये जो दोनों लिमिट है उन दोनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो, ये इनका आंसर होता है। दोनों लिमिट को घटा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 का भाग दे दो, यही इन क्वेश्चनों का सीधा आंसर आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह अंतराल बताइए जिसमें फलन वर्धमान है। ये फलन कहाँ वर्धमान है वो अंतराल बताना है, जिस हिस्से में ये वर्धमान है वो अंतराल हमें बताना है। तो वर्धमान पता करने के लिए तो अवकलन करना पड़ता है, अवकलन कर दो। वर्धमान हाशमान के लिए तो अवकलन करना पड़ता है, अवकलन का मान अगर धनात्मक आता है तो वर्धमान है, माइनस का आता है तो ऋणात्मक है। कोट का अवकलन हो जाता है -1/1 + x² प्लस x का अवकलन 1 हो गया, लघुत्तम ले लिया,
एक से एक कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साफ ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये जो अवकलन है ये प्लस का होगा, माइनस का तो नहीं होगा, कन्फर्म है, क्योंकि स्क्वायर ही स्क्वायर दिख रहे हैं। एक्स का कोई भी मान रख दो, ये माइनस तो नहीं आएगा, डेफिनेटली ये माइनस तो नहीं आएगा। एक्स का कोई मान रखो, माइनस के रखो, प्लस के रखो, माइनस के रखो, प्लस के रखो, आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा, यानी अवकलन का मान प्लस का आएगा। अवकलन का मान प्लस का आएगा मतलब वर्धमान है। लेकिन एक जगह है जहां गड़बड़ है, अगर एक्स का मान 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा, और 0 न हाशमान में आता है ना वर्धमान में आता है। तो एक्स बराबर 0 पे एक दिक्कत है, 0 को छोड़कर सब सही है, 0 को छोड़कर सब सही है। तो पूरा रियल नंबर पे फलन वर्धमान ही होगा, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे फलन अटक रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, मतलब अवकलन का मान 0 आ रहा है। अवकलन का मान 0 आ रहा है तो ना वो हाशमान में आता है ना वो वर्धमान में आता है, तो वहां पे वो रुक जाएगा। तो सिर्फ 0 पे एक दिक्कत है। तो जो अब देखो, इसमें से इस अंतराल में 0 है तो ये वर्धमान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास भी 0 होगा वहां वर्धमान नहीं है। 0 पे वर्धमान नहीं है, बाकी हर जगह वर्धमान है, सिर्फ 0 पे वर्धमान नहीं है। बाकी प्रत्येक जगह वर्धमान है, सिर्फ 0 पे वर्धमान नहीं है, क्योंकि 0 में क्या होगा, 0 पे क्या होगा, अवकलन का मान 0 हो रहा है, और अवकलन का मान 0 होने का मतलब वर्धमान हाशमान नहीं है ना। तो देखो, जिसके पास भी 0 नहीं है वो सही है। तो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि -1 से अनंत के बीच में 0 आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में भी 0 आता है, ये भी नहीं हो सकता। 0 से लेकर अनंत तक, यहाँ शायद इसमें गड़बड़ है, एक बड़ा अंतराल है ये गलत है, और ये एक सही है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है ना, उसमें मिसप्रिंटिंग है शायद, बड़ा अंतराल है, ये बड़ा अंतराल है। बड़ा अंतराल हो गया मतलब 0 शामिल हो गया, और 0 शामिल हो गया तो 0 पे फिर तो वर्धमान है नहीं। तो जिसके पास भी 0 है वो अंतराल गलत है। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी बच गया। क्यों, डी के पास 0 नहीं है। मैंने कहा ना ये फलन वर्धमान है सिवाय 0 को छोड़कर। अगर जिसके पास 0 नहीं है तो वो वर्धमान है, उस अंतराल में ये वर्धमान है। तो 0 सिर्फ डी के पास नहीं है, तो डी कम आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये परवलय है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये परवलय, और इस रेखा के दोनों के घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस परवलय को ध्यान से देखो, ये जो परवलय है, ठीक है, इस परवलय में अगर हम y का मान 0 रखें तो ये हमें बताता है कि ये कहां कहां काटेगा। y का मान 0 रखने पर ये हमें बताएगा कि ये x को कहां काटेगा। तो x को ये दो जगह पे काटेगा, एक तो 0 पर और एक x बराबर 2 पर। एक्स को दो बार काटेगा, एक तो 0 पर और एक 2 पर। एक एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस है, यानी परवलय नीचे की तरफ जाएगा, परवलय नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये जो परवलय बनेगा चित्र के अनुसार ये कुछ ऐसा होगा, 0 पे काटेगा और 2 पर काटेगा। ये आपका परवलय होगा ऐसे। माइनस की तरफ कैसे पता चला, कि जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक माइनस का, अगर इसका गुणांक प्लस का होता तो ये परवलय ऊपर की तरफ जाता, ऐसे होता। माइनस का इसलिए नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपकी लाइन है y बराबर x, ये तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, ये तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, ये होगी y बराबर x। दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये हो गया, ये हमें निकालना है। ये आपको शायद एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये सवाल। दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, यहां से लाके यहां रख दो, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। y की जगह x रख दिया, x बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पदों को एक तरफ करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 1 हो गया बराबर 0, x बराबर 0 व x बराबर 1, यानी 0 पर और 1 पर दो बिंदुओं पर ये काटेंगे, एक तो 0 पर काटेंगे
और एक x बराबर 1 पर काटेंगे। ये x बराबर 1 है। तो बस पिंक वाला क्षेत्रफल माइनस ग्रीन वाला क्षेत्रफल, पिंक माइनस ग्रीन, पिंक माइनस ग्रीन, जीरो से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक पिंक 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ग्रीन 0 से 1 x dx। हाँ, एनसीईआरटी में है ये सवाल। मैंने कहा ना पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर 0 से 1, एक्स क्यूब बटा 3, 0 से लेकर 1 तक, एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर 1 तक। ये आ गया 1, ये आ गया 1 बटा 3, ये आ गया 1 बटा 2। लघुत्तम लिया, लघुत्तम 6 आ गया, 6 माइनस 2 माइनस 3, आंसर आ गया 1 बटा 6। ये डी आपका आंसर आ गया 1 बटा 6। तो हाँ, ये क्वेश्चन शीट में भी है, बिल्कुल है। तो बता रहा हूँ, अब इसमें सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घूमते रहते हैं, यही पेपरों में आते रहते हैं, ये चीजें चलती रहती है। कभी एनवीएस में आ जाएगी, कभी केवीएस में आ जाएगी, कभी राजस्थान में पहुंच जाएगी, कभी मध्य प्रदेश में। तो बेसिक जिसने ठीक कर लिया, जिसने कंसेप्ट ठीक कर लिए, बेसिक का मतलब जो आपके स्टेट्स की बुक रहती है, आर डी शर्मा की बुक रहती है, उनका बेसिक जो निचोड़ है वो अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप आधा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, आधा पेपर तो पक्का हो जाएगा। कुछ अभी तक देखो हम 19 पे पहुंच गए, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसने बहुत कुछ एडवांस मांगा है आपसे कि बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन सीधा समाकलन होता है, इसके अंदर फॉर्मूला लगता है साइन का और कॉस का, साइन और कॉस का टेन के रूप में अर्धक वाला सूत्र लगता है। साइन का टेन के रूप में हो जाता है 2 tan x/2 बट्टा 1 + tan²x/2। कॉस, कॉस का टेन के रूप में आ जाएगा 1 - tan²x/2 1 + tan²x/2। ये मान आप इसमें रखो और लघुत्तम ले लो। जैसे ही रखोगे 1 + tan² ऊपर चला जाएगा पलट के, 1 + tan² ऊपर जाके बन जाएगा sec², बट्टा नीचे हो जाएगा 1 + tan², लघुत्तम लेने से, प्लस 2 साइन, तो 2 दूनी 4, कॉस 1 - tan², ये कट गया, एक और एक 2 कॉमन आ गया, ये 1 और ये 1 2 और ये 4, तो 2 कॉमन ले लो, 1/2 बाहर, ये हो गया sec² x/2 और 2 tan x/2 + 1, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला dt में आ जाएगा, माना 2 tan x/2 + 1 बराबर t, और 2 tan का हो जाएगा sec² x/2, x/2 का 1/2 dx बराबर dt, 2 से 2 कट गया, sec² x/2 dx बराबर dt, ऊपर आ गया dt बटा t, ये आ गया log t, t का मान ये रख दो 1 + 2 tan x/2 + c। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाहर है वो k के बराबर है, बाहर है वो k है, तो k कितना हुआ 1/2 हो गया, तो k बराबर 1/2, k बराबर 1/2, सिंपल सा एकदम।
अगर आपने आरबीएससी वाली बुक्स पढ़ी है तो आरबीएससी वाली बुक्स के अंदर 5.3 एक्सरसाइज है, ये 5.3, उसमें कम से कम ऐसे 7-8 सवाल है। और ये सवाल को बस एक ही ट्रिक होती है, साइन की जगह ये रख दो, कॉस की जगह ये रख दो, लघुत्तम ले लो और ऊपर से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाले को टी मानो, dt में आ जाएगा, tan को मानना होता है, dt में आ जाएगा, और बस समाकलन हो गया। ये आ गया सदिश का क्वेश्चन। एक इकाई सदिश है जो एक्स एक्स के साथ पाई बाई 3 का कोण बनाता है, आई कैप के साथ मतलब एक्स एक्स के साथ, तो ये अल्फा हो गया, अल्फा बराबर पाई बाई 3। वाई एक्स जे के साथ इतना बनाता है, जे के साथ बनाने का मतलब बीटा हो गया, बीटा हो गया पाई बाई 4। के साथ थीटा बनाता है, ये गामा हो गया, ठीक है, गामा थीटा में निकालना है, और अल्फा दिया है, बीटा दिया है, भाई गामा बाकी है। पता ही सवाल कहां से आया हुआ है। ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलें और एनसीईआरटी की बुक की 11.2 एक्सरसाइज देखें, 11 एनसीईआरटी में 12th क्लास वाली में जो 3V में ज्यामिति वाली एक्सरसाइज है, अगर उसमें जाएं और उसमें पहली एक्सरसाइज है 11.1, तो 11.1 में आपको ये शायद पहला पहला सवाल यही है, ये दिक्कोजें, दो दिक्कोजें, उसके कोण दिए गए, एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण दिया है, वाई के साथ दिया है, जेड वाला बाकी है, और सीधा फॉर्मूला होता है। ये एक मान रख दो और आंसर आ गया, cos स्क्वायर पाई बाई 3 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर गामा। ये हो गया cos 8 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हो जाएगा 3/4, उधर घटा के 1/4, cos गामा बराबर प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पे गामा 2 आ जाएंगे, प्लस का 1/2 लेने पर 60 डिग्री और माइनस का 1/2 लेने पर 2 पाई बाई 3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो पाई बाई 3 तो है नहीं, 2 पाई बाई 3, ये आंसर हो गया। अच्छा, हाँ बताओ, सीधा एनसीईआरटी, इतने सिंपल क्वेश्चन जो है, अभी 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, बताओ। ये 12th क्लास वाला बच्चा जो होता है वो नॉर्मली जो 12th करता है वो ऐसे सवाल करता है, और उसमें भी इसको सबसे इजी माना जाता है, उसमें भी, वहां पे भी शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बड़ी हद करी इस बार पेपर बनाने वालों ने, यहां जाके थोड़ा सा ठीक लगा, यहां जाके थोड़ी सी सांस आई कि हाँ सवाल ठीक है, यहां राहत की सांस है। ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं बी सी, सी और ए बी को निरूपित करता है। बी सी को ए वेक्टर, सी ए को बी वेक्टर और ए बी को सी वेक्टर निरूपित करता है। ये ए बी सी, जो आपका बी सी है उसको ए वेक्टर निरूपित करता है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा सवाल है, कंसेप्ट का सवाल है ये सी वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ठीक है, ये लो, क्लियर। अब ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको जब ने किया था तब मैंने बताया था, ये कौन सी स्थिति बराबर होगी इसकी, कौन सी बराबर होगी, क्रॉस गुणा करने से क्या बनता है,
याद है ये वाला, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो सीधा याद रख सकते हो कि ये जो दो वेक्टर हैं आपके, इनकी क्रॉस गुणा इधर जाएगी, इन दोनों की क्रॉस गुणा भी इधर जाएगी, और इन दोनों की क्रॉस गुणा भी इधर जाएगी, इन दोनों की क्रॉस गुणा भी इधर, इन दोनों की भी इधर, इन दोनों की भी इधर, क्योंकि वेक्टर सारे के सारे समतल पे ही तो है, समतल पे ही है, तो इनकी क्रॉस गुणा आपकी इधर ही जाएगी। तो ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, क्योंकि तीनों की क्रॉस गुणा एक ही दिशा में जाएंगी, तो दिशा में बराबर हो गए। परिमाण में हम त्रिभुजों की सहायता से देख सकते हैं कि परिमाण में भी ये बराबर है। वैसे सीधा ही है, दिशा देखो, दिशा से ही काम चल जाएगा। ये डॉट गुणा बोल रहा है, ये कुछ और ही चल रहा है, इसका कहानी कुछ और ही है। तो ये वाला ही एक हो गया कि ए क्रॉस बी उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में बी क्रॉस सी जाएगा, उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में सी क्रॉस ए जाएगा, तो ये तीनों एक दिशा में जाएंगे। चलो ठीक है, एक बार इसको लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बाकी दूसरे लेक्चर में इसके बचे हुए जो और सवाल है उसको दूसरे तीसरे लेक्चर में इस तरीके से करेंगे, जितना आपका इंटरेस्ट बना रहे उतना ही ठीक है। एक साथ बहुत सारे सवाल करने का फायदा भी क्या है ना। थोड़ा स्लो स्लो चले, आराम से सवालों को आप देखें, समझे, पढ़ें, करें, और जो सीखने लायक चीजें हैं वो आपको मिले। खाता नहीं निकालना, फटाफट फटाफट सारे निकाल दिए। आज 22 कर लिए, थोड़े कल और आगे कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।